कोई नहीं कहेगा मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार। अब कोई भी नहीं आरोप लगा पाएगा कि सरकार बड़े लोगों के लिए काम करती है। कोई ये भी नहीं कह सकेगा कि अडानी और अंबानी चला रहे हैं देश की सरकार। कुछ इस तरह का हिसाब किताब पेश किया जेटली ने कि ना कोई अच्छा कह पा रहा है और ना कोई बुरा। अर्थ विशेषज्ञ और बाजार के जानकार भी मोटे तौर पर इस बजट को 10 में से 6 से 8 नंबर दे रहे हैं। बजट का बहुत सीधा फंडा है। जिसके पास बहुत था उससे तो बहुत कुछ ले लिया और जिसके पास कुछ नहीं था उसके लिए सरकार ने खोल दिया अपना खजाना। चलिए अब आपको बताते हैं कि सूट बूट वालों को कैसे रुला दिया मोदी सरकार ने। 1 करोड़ की कमाई पर 3% सरचार्ज बढ़ाया। सभी तरह की कारें महंगी हो जाएंगी। सोने के आभूषण, रेडीमेड ब्रांडेड कपड़े, सिगरेट, सिगार महंगे। होटल में खाना, फ्रिज, टीवी, इंश्योरेंस महंगे। उद्योग जगत की तरफ से फिक्की के विभिन्न सुझावों को सरकार ने नकारा। ये तो रहा सूट बूट वालों को सरकार का ठेंगा। लेकिन अब जानिए पिछड़ी तबके और गांव देहात के लिए किस तरह खजाना खोला मोदी सरकार ने। बजट में गांवों और किसानों के विकास पर खास तौर पर फोकस किया गया। छोटे और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए। गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को रसोई गैस में सब्सिडी का ऐलान। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य। साल 2018 तक सभी गांवों तक बिजली और सड़क पहुंचाने का लक्ष्य। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन छोटे करदाताओं को राहत जरूर दी गई। पहली बार मकान खरीदने पर 50,000 तक की छूट मिलेगी। नई नौकरी शुरू करने वालों के पहले 3 साल तक EPF सरकार देगी। तो ये रहे वो कुछ एक आंकड़े जो मुहर लगा रहे हैं मोदी सरकार के उस दावे पर जिसमें वह खुद को पिछड़ों और दबे कुचलों की सरकार बताती है। साथ ही इस बजट के जरिए सरकार ने उन सवालों का जवाब देने की कोशिश भी की है जिसके तहत उस पर अमीरों की सुध और गरीबों को भूलने के आरोप लगते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। याद कीजिए पिछले 2 सालों से कांग्रेस के उन आक्रामक तेवरों को, जब वो पार्टी के नेताओं की जुबान पर आते तो बात सूट बूट से ही शुरू होती थी और सूट बूट पर ही खत्म। लेकिन अब मानो मोदी सरकार ने छीन लिया है उनसे उनका ये हथियार। नमस्कार, मैं सलमान खान आपका स्वागत करता हूं IND एजेंडा में। और आज हम चर्चा करेंगे मोदी सरकार के उस दाव की जिसके जरिए उसने एक ऐसा बजट पेश किया है कि उससे वह पिछड़े तबकों की हितैषी भी बन जाए और विपक्ष के हाथों से मुद्दा भी छीन ले। लेकिन अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, इससे पहले नजर डालते हैं एजेंडा पार्ट्स पर। क्या इस बजट के जरिए सरकार ने पिछले तबकों को साधने की कोशिश की है? यदि हाँ, तो क्या इस बजट के कारण उच्च वर्ग सरकार से नाराज हो सकता है? क्या सरकार के इस कदम के पीछे विपक्ष द्वारा लगातार खड़े किए जा रहे सवाल हैं? क्या इस बजट के जरिए विपक्ष को मुद्दा विहीन कर पाएगी सरकार? और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। पुष्पेंद्र नाथ पाठक साहब हैं, भाजपा के विधायक हैं। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुरेश शर्मा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा सुरेश शर्मा जी आपसे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि सूट फूट वालों पर ध्यान न देकर विपक्ष के काम को और मुश्किल कर दिया है। देखिए, इस बजट को पहली दृष्टि से देखते ही ये लग रहा है कि इस प्रकार के बजट इस देश में प्रारंभ से, जब से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई और बजट आना शुरू हुआ, उस समय इस प्रकार के बजट आना चाहिए थे। क्योंकि हुआ ये कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उद्योगों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते रहे, लेकिन कृषि जो है वो दूर होती चली गई, जिससे सबसे ज़्यादा रोजगार जनरेट होते हों, जिससे अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा सबल मिलता हो, ऐसी कृषि को बजट का मुख्य हिस्सा ही नहीं बनाया जाता। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो भी पूर्ववर्ती सरकारें रही, उन सरकारों के ऊपर जो प्रगतिशील वादिता जो है उनके ऊपर हावी रही और परिणाम ये निकला कि कृषि बजट से बाहर हो गई और उद्योग बजट में शामिल हो गया। हम लोग भी समीक्षा के रूप में जब ये टिप्पणियां करते तो हम मोटे तौर पर यही कहते थे कि उद्योगों से रोजगार जनरेट होगा, लेकिन उद्योगों से रोजगार मशीनों ने ले लिया और उसके कारण जो हाथ थे वो खाली रह गए। आज हमें पुरानी दौर में लौटते हुए
मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता यह है कि देश में अधिकांश लोगों ने इस बजट को प्रशंसा के तौर से देखा है या बहुत आलोचना नहीं कर पाए। एक इस बजट की सबसे बड़ी चीज ये जो है देखने में जो आई है, हमने जो समीक्षक के रूप में देखा है, वो ये देखा है कि किसान से शुरू होकर के गरीब के पास होता हुआ ये बजट कर्मचारी और सामान्य व्यक्ति तक पहुंचा है। लेकिन इसके पीछे मैंने कुछ उद्योगपतियों को बोलते हुए सुना, जो मेरा भी विचार कमोवेश वही था। उसमें उन्होंने कहा कि यदि क्रय शक्ति हमारे देश की बढ़ेगी तो उद्योग के निर्माण से आने वाली वस्तु की खरीदी बढ़ेगी। आज गरीब, आज किसान, आज जो है मध्यम वर्ग का व्यक्ति इस बजट के माध्यम से लाभान्वित होने के बाद जो क्रय शक्ति बढ़ाएगा, वह क्रय शक्ति जो है वो उद्योगों को सबल प्रदान करेगी और इसका जो लाभ जो है आने वाले 1 साल में दिखाई देगा। लेकिन हम सब चीजों को जो एक आशंका एक पत्रकार के नाते में व्यक्त कर सकता हूं, वो ये है कि जो बजट बनाया गया है, जितनी राशि आवंटित की गई है, यदि उसका क्रियान्वयन योजनाओं की दृष्टि से सही हुआ, तब इस बजट को फल देने की स्थिति में ला पाएंगे। यह काम प्रशासन तंत्र पर नजर रखने का राजनेताओं का है, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर ध्यान रखने का काम मीडिया का है। यदि इन्होंने देख लिया तो मैं मान के चलता हूं कि यह बजट जो है वो मील का पत्थर इस देश की प्रगति में साबित। दोगने साहब, आप क्या कहेंगे? ये बजट बिल्कुल जैसे आज एक पेपर में हेडिंग पड़ी कि गिन गिन के दिया है और चुन चुन के लिया है। ये आप हम देखें अगर तो कृषि प्रधान देश हमारा है और किसानों के लिए क्या दिया है? विशेष कुछ भी नहीं दिया। आपने देखा होगा कि 25,000 करोड़ रुपए बैंकों का एनपीए में चला गया फंड। नॉन परफॉर्मेंसिंग जो ग्रांट है वो उसमें चले जा रही 25,000 करोड़। अगर किसानों को डायरेक्ट देते हैं या किसानों के लोन माफ कर देते हैं या किसानों के ब्याज माफ कर देते हैं तो समझ में आता है कि किसानों के लिए कुछ फायदा दे रहे हैं। किसानों के लिए डायरेक्ट कुछ भी नहीं दिया गया है। ये सब घुमावदार बजट है और घुमा फिरा कर बीच में ला रहे हैं। अब टैक्स का हम देखें, टैक्स की स्लैब, अब टैक्स की स्लैब कितने समय से चली आ रही है? काफी समय से वही स्लैब चली आ रही है। 2.5 लाख की टैक्स की स्लैब भी नहीं बढ़ाई गई है। कार के रेट बढ़ा दिए गए, कार के टैक्स बढ़ा दिया गया 4%, या डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। तो ये डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ेगा तो भाड़ा बढ़ेगा तो निश्चित है आम आदमी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। कैंसर से संबंधित दवाइयों के ऊपर आयात शुल्क अगर कम कर देते तो समझ में आती है कि सेवा की भावना से काम कर रहे हैं। तो हम इस तरह से देखें, अगर डायलिसिस मशीन या दूसरी चीजें जो इंपोर्ट होती है उनके ऊपर अगर टैक्स कम होता तो निश्चित है बजट का फर्क पड़ता कि आम आदमी के लिए फायदा देना चाहते हैं। पर आम आदमी के लिए कोई काम नहीं है, सिर्फ ये दिखावा है। एक्चुअल जमीनी अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं है उसमें। किसानों को फायदा होना चाहिए, आम आदमी को फायदा होना चाहिए, गरीबों को फायदा होना चाहिए, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। 25,000 करोड़ रुपए एनपीए में देने की जरूरत क्या थी? उसमें बैंक में डिफाल्टर कौन है? बैंक में डिफाल्टर बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका पैसा बैंक उसके कारण डूब रही है और उसमें पैसा दे रहे हैं आप, तो किसका फायदा पहुंचाना चाहते हैं? तो ये इस तरह से चीजें हैं। डीजल में 4% बढ़ा दिया तो भाड़ा बढ़ जाएगा, उससे भी महंगाई बढ़ेगी। दूसरा हम देखें कि नया क्या किया है। आज आईआईएम कितने खुल गए? एक आध घोषित हुआ है क्या? अपना आईआईटी कोई घोषित हुआ है क्या? एम्स घोषित हुआ क्या? आज हमारे पूरे प्रदेशों में एक आईआईएम और आईआईटी और एम्स है। इसी तरह से बड़े शहरों में और भी अगर घोषित करते हैं तो और पता लगता है कि देश की सेवा के लिए या देश के अच्छे के लिए कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो छूटी, जो आम आदमी के बजट की बात है या आम आदमी के काम की बात है, वो छूटी हुई है, उसको पूरा नहीं किया जा रहा। की सरकार कहा जाता था, कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा प्रहार है ये कांग्रेस के ऊपर? नहीं, प्रहार नहीं है। प्रहार कैसे है बताइए ना। आईआईएम किसने खोले थे? एम्स किसने खोले थे? आम आदमी के लिए काम किसने किया? अस्पतालें किसने खोली? आज शिक्षा विभाग का क्या हाल है आप बताइए। शिक्षा विभाग में कॉलेजों के ऊपर, कॉलेजों को ये दे दिया कि कॉलेजों की मान्यता 20 किलोमीटर से अंदर प्राइवेट कॉलेज दूसरा खोल नहीं सकता। आज एक कॉलेज अगर 20 किलोमीटर का है तो आप शिक्षा को दूर ले जा रहे हैं या पास लाना चाहते हैं? स्कूलों का 9 किलोमीटर का क्राइटेरिया फिक्स किया है। चलिए पाठक साहब, गिन गिन के दिया है और चुन चुन के लिया है, दोगुने साहब का कहना है। नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। मोटे तौर पे जो एक बात आती है, जैसे शर्मा साहब ने कहा है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि आम व्यक्ति की क्रय करने की शक्ति बढ़ना चाहिए, जो इस बजट में की गई है। बाकी एक बार यदि वो आर्थिक रूप से शक्तिशाली एक आम आदमी होता है तो उसका सीधा से सीधा फायदा पूरी अर्थव्यवस्था को पहुंचता है। इस दृष्टिकोण से यदि देखें तो ये बहुत माकूल बजट आया है और मेरा ख्याल है सबका ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ी बात जो है कि क्रय शक्ति अच्छी होनी चाहिए, परचेसिंग पावर बढ़े। इसके लिए जो नीचे व्यक्ति बैठे हैं वो किसान हैं। किसान और किसान से रिलेटेड जितने भी उद्योग धंधे हो सकते हैं उनकी शक्ति बढ़ना चाहिए खरीदारी करने की। उस दिशा में काम हुए हैं और सबसे ज़्यादा नीचे जो काम करने का प्रयास किया है, जहाँ विकास की बात हुई है, किसानों को कुएं देने की बात हुई है, ये सब फायदे की चीज़ें हैं और इससे निश्चित रूप से लाभ होगा।
और अर्थव्यवस्था इस देश की सुधरेगी, मुझे तो ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। लेकिन शर्मा जी, जिस तरीके से शर्मा जी एक बात देखने को मिली है कि सूट बूट की सरकार कहा जाता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन अब जिस तरह से एक सौगात ही कहा जा सकता है लोगों को दी गई है, तो अब कितना मुश्किल भरा सफर होगा विपक्ष के लिए? नहीं, देखिए, यदि आप उसको आरोपों को देखें तो ये आरोप जो है ये सारे जुमलेबाजी थे। हम किसी भी सरकार के काम को लेकर के टिप्पणी करें समझ में आता है, उसके अंदर किए गए गबन भ्रष्टाचार को लेकर टिप्पणी करें समझ में आता है, लेकिन यदि हम कपड़े लत्ते पर टिप्पणी करने लग जाएं, बोलने और चालने पर टिप्पणी करने लग जाएं और ये जो है कहने लग जाएं कि ये सूट बूट की सरकार है, ये तो अडानी और अंबानी की सरकार है, ये जनता को भ्रमित करने के जुमले तो हो सकते हैं, राजनीतिक लाभ लेने के जुमले तो हो सकते हैं, लेकिन ये किसी सरकार को कटघरे में खड़े करने के जुमले नहीं हो सकते। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारों पर लोक लेखा समिति और सीएजी जैसे कैट जैसी संस्थाओं ने टिप्पणियां की थी, इस प्रकार की कोई टिप्पणी 2 वर्ष के कार्यकाल में सरकार पर नहीं आई है। मैं ये देख रहा हूं कि विपक्ष के जो प्रभावशाली नेता हैं, जो बहुत ही दिग्गज माने जाते हैं, उनके द्वारा भी मोदी सरकार के कामकाज को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं की गई है। यदि कोई टिप्पणी की जाएगी स्वाभाविक रूप से मीडिया उसको देखेगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टिप्पणी आई नहीं है। अभी केवल उन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है जो सामाजिक विवाद पैदा कर रहे हों, जातिवाद बढ़ा रहे हों या जो है व्यक्तिगत आलोचनाओं के विषय रहते हों। सरकार के कामकाज पर आलोचना करने की स्थिति अभी बनी नहीं है, अभी ऐसा दिखा नहीं है। और इस बजट ने तो जो आपने उल्लेखित किया है सूट बूट की सरकार, ये जुमलों को भी समाप्त करने की दिशा में काम किया है। और ये जुमले समाप्त होने से मेरा भी ये मानना है कि विपक्ष आखिर करेगा क्या। यदि विपक्ष को लाना है तो उसे मूल समस्या, दोगने साहब ने मुद्दा उठाया है, ये स्वाभाविक है कि 25,000 करोड़ रुपए जो है वो एनपीए का जो है वो किस प्रकार सरकारों ने माफ कर दिया, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी एनपीए को बैंकों से समाप्त करने के संबंध में सरकार के निर्णय हुए हैं। इसी प्रकार से जो आम आदमी को लाभ देने वाले मुद्दे जो हैं वो पूर्ववर्ती सरकारों ने भी उठाए होंगे, लेकिन आज जो है प्रति व्यक्ति आय का आंकलन जो है पूरे देश भर में भिन्न हो गया। आप जो है लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने की दृष्टि से जो काम कम हुए थे उसमें भी प्रगति आने की संभावना दिख रही है। आप ये देखिए, सीधे सीधे गरीब महिलाओं को ये कहा गया है कि आपको एलपीजी के कनेक्शन मिलेंगे। इस कहने में बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन यदि उसके एग्जीक्यूशन की स्थिति देश में सही बन जाएगी तो मैं समझता हूं जो चंद लोगों तक सेवाएं, केवल 11% लोगों को जो है बजट का लाभ मिलता था, अब जो है मैं समझता हूं आधे से ज्यादा लोगों को बजट का लाभ मिलेगा। और एक चीज और देखिए, पहले बजट पर चर्चा होती थी तो उद्योगपतियों को बुलाया जाता था, आप सुझाव दीजिए, फिक्की आ जाती थी, सीआईआई आ जाते थे और ये अपने सुझाव दे देते थे। आज आप नेशनल चैनल्स को देखिए, उसके अंदर जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी सरकार की रैंकिंग अच्छी दी है, आम जनता ने सबसे ज्यादा दी है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों ने जो, क्योंकि उनके जहन में ही ये आ गया था कि आम आदमी के बारे में सोचने का काम सरकार का नहीं है, वो तो केवल विधायक और सांसद सोच लेंगे। सरकार अपने जो कृत्यों में, कर्तव्यों में या अपने प्रावधानों में जो है आम आदमी के बारे में। डॉक्टर दुगने जी, जिस तरह से कहा जा रहा है जो बजट आया है कि ग्रामीण भारत पर फोकस रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताइए उद्योगपतियों को 5% छूट देने की क्या जरूरत है? आप छूट देते डीजल में, डीजल के क्रूडाइल के रेट कहाँ जा रहे हैं? उसके हिसाब से अगर डीजल की छूट देते तो कृषि में भी डीजल लगता है और दूसरे क्षेत्रों में भी डीजल लगता है। गरीबों के लिए, छोटे लोगों के लिए गाड़ियां चलाते हैं, भाड़े पे चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ऑटो रिक्शा भाड़े की गाड़ियां, इन लोगों को सुविधा देते हैं, तो वो चीज़ें तो हो नहीं रही है। तो ज़मीनी काम कुछ नहीं है, सिर्फ अभी ये फोकस सिर्फ बड़े दिखाया जा रहा है कि ये चीज़ें की गई है और गरीबों के लिए कर रहे हैं हम लोग। आप बताइए, गैस की सब्सिडी तो पहले भी थी, गैस की सब्सिडी पहले भी से भी तो चल रही है ना, तो और कौन सी सब्सिडी में फर्क पड़ेगा? और दूसरी चीजें जो हो रही है, सब्सिडी सबको मिल रही थी, अब तो बड़े लोगों की तो बंद हो गई है, छोटे लोगों को मिल रही है। तो ये सब देखें हम अगर टोटल ओवरऑल उठा के, तो गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए नहीं है। अभी 5% उद्योगपति को क्यों देना पड़ा छूट? वही 5% अगर डीजल में छूट दे देते तो गरीबों को फायदा हो जाता और बहुत ज्यादा फायदा होता, भाड़ा बढ़ जाता, भाड़ा का रेट बढ़ कर रहे हैं। मेरा जहां तक मुझे जो जानकारी है उसके आधार पर पेट्रोल और डीजल के भावों में सरकार आज ही रात से संभवतः कमी कर रही है। यदि ये जानकारी में हो तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। जी, मुझे तो जानकारी नहीं है अभी तक, क्योंकि ये आता तो निश्चित बजट में आ जाता है। पेट्रोल के कम किए गए हैं, डीजल के बढ़ाए गए, पेट्रोल के दाम 3 रुपए और आम आदमी डीजल उपयोग करता है, पेट्रोल तो कम उपयोग करता है। और दूसरा क्या, उससे रोजगार से भी जुड़ा हुआ
हुआ है, रोजगार डीजल से रोजगार भी जुड़ा हुआ है, रोजगार भी लोग उनके लगे हुए हैं, ड्राइवर हैं बेचारे, छोटी छोटी गाड़ियां फाइनेंस करा रखे, किसी ने कुछ ऑटो चला रहा, कोई छोटी ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, तो ये, और किसान को भी पूरा डीजल ही लगता है। तो अगर उसके रेट अगर डीजल के कम कर देते तो और मान लेते हैं कि किसानों को सुविधा देना चाहते हैं। और किसानों को बोले हम डबल इनकम कर देंगे, डबल इनकम कैसे हो जाएगी, फसल हो नहीं रही है उसकी, उसको किसानों की एक ऋण तो माफ कर देते हैं। हमारा ये कहना था 25,000 अगर बैंक को आप माफ कर रहे हैं और बैंक का जो कर्जा है सिर्फ उद्योगपतियों के पास ही है, आप इनको किसानों को माफ कर देते हैं। चलिए पाठक साहब आपसे जान लेते हैं। पाठक साहब, जिस तरह से कहा जा रहा था चुनाव के वक्त की अच्छे दिन आने वाले हैं, यही अच्छे दिन? अच्छे दिन इससे अच्छे और क्या हो सकते हैं? अच्छे दिन तो हैं ही ये कि हर जगह जहाँ भी माने लोग यदि अच्छा महसूस करते हैं तो ये अच्छे दिन ही हैं। अब डॉक्टर साहब की समस्या ये है कि वो जिस दल से आए उनकी मजबूरी है कि उन्हें तो कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा, तो अपने हिसाब से वो कह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं व्याख्या है, जो कर रहे हैं उनकी व्याख्या को छोड़िए, स्वीकार करना चाहिए। मोटे तौर पे आप समझिए जैसे डीजल पेट्रोल की बात यदि अपन आप आम बजट में कीजिएगा तो कैसे उस बात को हम ठीक मान लें, क्योंकि बजट से इसको आप जोड़ ही नहीं सकते। क्रूड ऑयल को लेकर और इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन बनती है पेट्रोलियम पदार्थों की, उनको लेके साल में 10 बार तो उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसको आप आम बजट में जोड़ के आम बजट की आलोचना करेंगे तो अपने आप में शून्य हो जाएगी, ये आलोचना कोई मतलब ही नहीं रखती है। इसलिए मेरा कहना है कि केवल डीजल पेट्रोल और पेट्रोलियम को लेके करना कोई अर्थ नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं ये खुले बाजार के लिए यूपीए की सरकार ने छोड़े थे और इनके भावों का निर्धारण करने का अधिकार सरकार की बजाय कंपनियों को दिया था, ये यूपीए सरकार ने दिया था। तो आज उसमें कमी और ज्यादा का तो अधिकार ही नहीं किसी के पास। ये तो अभी खुला बाजार में चल रहा, पर टैक्स बढ़ाया। शर्मा जी, जैसे कांग्रेस कह रही है कि दिखावा किया गया है बजट के अंदर, जो सब्सिडी की बात की जा रही है गैस को लेकर, वो पहले भी थी। नहीं, सब्सिडी देखिए, उद्योगों को सब्सिडी हम इतनी ज्यादा देते रहे हैं, यदि गरीब व्यक्ति को, किसान को सब्सिडी मिल रही है तो इसमें कोई बहुत आलोचना का विषय नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि यदि सामान्य व्यक्ति को ऊपर उठाने की दृष्टि से यदि कोई सब्सिडी देते हैं तो उसको जारी रखना चाहिए, क्योंकि या तो फिर हम उद्योगों की भी बंद कर दें या हम फिर बड़े लोगों को जो सब्सिडी दे रहे हैं उसको भी बंद कर दें। हम केवल सब्सिडी गरीबों तक रोक दें और बड़े लोगों को देते रहे, ये दोहरी नीति जो है वो स्वीकार नहीं है। लेकिन पहले भी सब्सिडी दी जाती रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले की सरकारों ने सिलेंडर को घटा के 6 कर दिए थे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि बहुत बड़ा गलत निर्णय हो गया तो उन्होंने फिर उसको बढ़ा के 12 कर दिए। वो जो है एक अवसर मिल गया, नई सरकार ने भी उसी को ढर्रे को चलाए रखा। जब आप कम सब्सिडी के लिए आह्वान कर रहे हैं, बिना सब्सिडी के सिलेंडर लेने का आह्वान कर रहे हैं, तो आप फिर सब्सिडी के 12 की बात क्यों कर रहे हैं? आप जो है खुले बाजार की बात हो रही है, इंटरनेशनल ग्लोबल दृष्टि से हमारी अर्थव्यवस्था हो गई है, तो हमको उसी दृष्टिकोण से बाकी चीजों में भी धीरे धीरे आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज की तरफ ध्यान और मैं आकर्षित करना चाहूंगा कि एफडीआई को अनेक क्षेत्रों में जो है बढ़ा करके 100% तक करने की बात की गई है और इन्हीं के अनुषंगिक संगठन, सरकार के दोगुना साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि पिछली बार तकरीबन 88,000 करोड़ इस बार प्रावधान किया गया है बजट को लेकर, जो कि पिछले से 9,000 करोड़ ज्यादा है। 9,000 करोड़ ज्यादा है, खैर ज्यादा तो मतलब उस हिसाब से डिफरेंस तो बहुत कम आया है 9,000 करोड़, क्योंकि बजट तो बढ़ना चाहिए देश का। अगर देश का विकास तो होगा ना, साल भर में कुछ तो होगा, कुछ कि या वही ढर्रे पे चलते रहेंगे। नई सरकार आती, नए अपने हिसाब से बढ़ाना चाहिए उसको, अपने हिसाब से विकास के लिए रास्ते खोलना चाहिए, विकास के लिए रास्ते बढ़ाना चाहिए। तो वो चीजें नहीं दिख रही। 9,000 करोड़ में कोई बड़ा भारी, देश के बजट में 9,000 करोड़ का कोई बड़ा भारी अंतर नहीं। आप क्या सोच रख रहे थे, क्या उम्मीदें थी आपको? हमें तो ये उम्मीद थी कम से कम 1 लाख से ऊपर जाएगा। ये 88,000 से लगा के 1 लाख से ऊपर जाएगा। कम से कम 20% तो बजट बढ़ता ही है। आप देखिए पुराने कहीं के भी बजट देखें तो कम से कम 20% का प्लस होता है, और 20% प्लस नहीं हुआ है, 20% से कम ही हुआ है। जी पाठक साहब जी, जिस तरीके से वो कह रहे हैं विधायक जी कांग्रेस के कि 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से 88,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, आपको क्या लगता है? अभी जिस दिशा में सरकार चल रही है उस दिशा से जो प्रयास हुए हैं ये ठीक हैं। अगर आप बात करें, जैसा कि शर्मा जी भी बोल रहे थे, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि अभी तक जो कुछ भी डेवलपमेंट के काम या उद्योगों को बढ़ावा देने वाले काम थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उद्योगों को फोकस में रख के किया जा रहा था। इस बात पर हम सहमत हैं कि खेत तक, खलियान तक और गांव के भीतर तक जहां तक भी सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, निश्चित रूप से इससे ग्रोथ बढ़ने में मदद मिलती है। और जब तक इस दिशा में काम नहीं हो रहे थे तब तक गलत थे। अब इस दिशा में यदि काम होना शुरू हुए हैं
नीचे तक, गांव तक विकास की बात पहुंच रही है, तो इसका जो रिटर्न आएगा वो आने वाले दिनों में दिखेगा। अभी तुरंत आपको हो सकता ना दिखाई दे, तुरंत हो सकता हमें समझ नहीं आए कि इसका क्या फायदा होने वाला है, लेकिन इसका कालांतर में बहुत फायदा होगा। और नीचे से जब लोगों, माने चूंकि नीचे रूट लेवल पर जो व्यक्ति बैठे हैं, जब तक उनकी सामर्थ्य नहीं बढ़ेगी तब तक आपकी सारी सामर्थ्य निष्क्रिय रहेगी, उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि जो कुछ भी विकास की दिशा बढ़ी है वो सही डायरेक्शन में जा रही है और इसका लाभ हम सबको मिलने वाला है आगे। शर्मा जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप कांग्रेस और बीजेपी की बातों का? नहीं, राजनीतिक बातों पर मैंने कभी टिप्पणी की नहीं है, लेकिन मैं एक बात मान करके चलता हूं कि दोनों ही दल विकास की सोच रखते हैं। कांग्रेस ने भी अपने हिसाब से विकास करने का प्रयास किया है, देश ने विकास किया ही है। ऐसा भी नहीं है कि हम ये कहें कि यूपीए या कांग्रेस की सरकारों ने कभी विकास नहीं किया होगा। ये बीजेपी की सरकार आई है, इनका दृष्टिकोण अपनी दृष्टि से है, अंत्योदय का इनका सोच है, ग्रामीण विकास जो है, गरीब आदमी का विकास और पिछली पंक्ति पे खड़े व्यक्ति का विकास करने की इनकी अवधारणा है। ये अपनी अवधारणा को लागू करते थे, यूपीए वाले कांग्रेस ने अपनी अवधारणा को लागू किया है। लेकिन हम इस चीज को जरूर मानेंगे कि जिससे देश के बहुसंख्यक से तात्पर्य ज्यादा से ज्यादा अधिसंख्य लोगों को जिससे लाभ होता हो, उस प्रकार की योजना इस देश में आना चाहिए। आज जो है ये पहली बार जुमला उठा जो व्यवहारिक नहीं है कि भारत का बजट आया है, इंडिया का बजट नहीं है। हम विभाजन की दृष्टि से देखने की बजाय यदि ये कहें कि आम आदमी और गरीब का बजट आया है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। और जहां तक रहा प्रावधानों का प्रश्न, तो आज सबसे बड़ी जो जरूरत है वो मॉनिटरिंग की है। सबसे बड़ी जरूरत यह है क्योंकि हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो भ्रष्ट तंत्र में तब्दील हो गई है, उसके ऊपर निगरानी रखने की बहुत जरूरत है। और यदि हम जितना प्रावधान बजट में किया है, यदि वो प्रावधान हम जनता के बीच में पहुंचा पाएंगे। राजीव गांधी जी ने कहा था हम 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे मिलते हैं। मुझे नहीं लगा कि राजीव गांधी के बाद में किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी ब्यूरोक्रेट ने या किसी भी ने वो 85 पैसे खोजने की कोशिश की होगी। आज जरूरत यह है कि वो 85 पैसे रोके जाएं, उसमें से अधिकांश जो बजट की राशि है वो नीचे तक जाना चाहिए। उसी से जाकर के हम जो मूल प्रगति की बात कर रहे हैं, आप देखिए पिछले 2 साल में, बार बार ये बात कहना व्यवहारिक नहीं लगता, लेकिन इसके बावजूद भी मैं पुनः टिप्पणी कर रहा हूं कि पिछले 2 साल के अंदर अधिकारियों में दहशत पैदा हुई है। राज्यों की बात छोड़ दीजिए, केंद्रीय अधिकारियों में जो है सीधे राज्यों में तो आज भ्रष्टाचार का चरम आ गया है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की ओर से ये आज जो जिस तरह की शक्ति बढ़ती जा रही है, यदि यही शक्ति नीचे तक चली जाए, मैं नहीं मानता कि देश के विकास को रोकने में जो है कोई। जी दोगुनी साहब, आपको क्या लगता है, पिछले तबकों को साधने का प्रयास किया गया है क्या जो बजट पेश किया गया है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि पिछड़े तबकों के लिए भला होगा। आप देखिए उठा के अभी बीच में टाटा ने भी अपना वो दिया था, वो बयान दिया था कि मोदी जी को जमीन में काम करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। अब ये कितना इंप्लीमेंट होता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहले इंप्लीमेंट तो हो। ये बातों में चला जाता है सब काम इनका। तो ये बात अभी तो बजट आया है, अपन देखें कितना इंप्लीमेंट करते हैं ये लोग, और गरीबों को कितनी सुविधा पहुंचाते हैं, आम आदमी को कितनी सुविधा पहुंचाते हैं, मजदूर को कितनी सुविधा पहुंचाते हैं। ये समय पे आएगा तब पता लगेगा, और नहीं तो अभी तक 1 साल तक तो जो चल रहा था सूट बूट का आरोप जो लगा था, सूट बूट का जो आरोप लगा था, वो सूट बूट का आरोप इसीलिए लगा था, जनता ने भी लगाया था। और सूट बूट की सरकार है, अडानी अंबानी साथ में घूम रहे थे, विदेशों में साथ में घूम रहे थे, स्पष्ट दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कि आप आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो हम बात कर रहे थे जो बजट पेश किया गया है, कहीं ना कहीं वो गरीबों के लिए फायदेमंद साबित होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नारा दिया गया था कांग्रेस के द्वारा कि सूट बूट की सरकार है, कहीं ना कहीं वो नारा अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए एक प्रहार किया गया है कांग्रेस के ऊपर। IND एजेंडा में इतना ही।